अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। यूपी की सियासत में कद्दावर शख्सियत माने जाने वाले मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो चुका है। ये लगातार तीसरा रमज़ान है जब यूपी के कद्दावर मुस्लिम लीडरों के इंतकाल की खबरें सामने आ रही हैं। साल 2021 रमज़ान में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल, फिर साल 2023 साबिक़ एमपी अतीक अहमद का पुलिस के सामने कत्ल, और अब साल 2024 रमज़ान का ही महीना है और यूपी का एक और कद्दावर मुस्लिम सियासी कायद मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो चुका है। उन्हें उनके आबाई कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू में दफन किया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के लिए उनके अफराद ख़ानदान ने स्लो पॉइजन देने का इल्ज़ाम लगाया है। आज बात करेंगे मुख्तार अंसारी के बारे में, जानेंगे कि हिंदुस्तान के असर व रसूख वाले सियासी ख़ानदान के फ़र्द मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी की दास्तान। साथ ही जानेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उनका झगड़ा क्या था। मुख्तार अंसारी गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और वालदा का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खानदान की पहचान एक मोअज़्ज़िज़ सियासी खानदान के तौर पर है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले यानी फ्रीडम फाइटर थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926-27 में कांग्रेस के सदर भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार अंसारी के वालिद सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी इमेज के साथ सियासत में सरगर्म रहे थे। भारत के साबिक़ नायब सदर हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल भी गाजीपुर से एमपी है। खुद मुख्तार अंसारी 5 मरतबा एमएलए रह चुके हैं। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से मुख्तार अंसारी ने अपनी सियासी इनिंग की शुरुआत की थी। सियासत में एंट्री के बाद मुख्तार अंसारी का 1990 की दहाई में रुआब और दबदबा बढ़ता ही चला गया। उन्हें जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बताया जाने लगा तो लोगों के दरमियान वो रॉबिन हुड या मसीहा के तौर पर मशहूर भी हुए, यानी गरीबों का भला करने वाला इंसान। इस दरमियान बीएसपी के बाद उन्होंने 2 मरतबा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीतकर अपने सियासी रसूख का लोहा मनवाया तो 3 इलेक्शन वो जेल में रहते हुए जीत गए। साल 2010 में मायावती ने मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को ये कहते हुए पार्टी से निकाल दिया कि उन पर मुजरिमाना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीएसपी से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाई। 7 सालों बाद यानी 2017 में यूपी के इलेक्शन से पहले अंसारी भाइयों ने अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी में मर्ज करने यानी जम करने का फैसला कर लिया। इत्तेफाक पे हो चुका था और बस रस्मी ऐलान होना था कि अखिलेश यादव ने इस पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद कौमी एकता दल का मायावती की पार्टी बीएसपी में इंजमाम कर दिया गया। साल 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में मुख्तार अंसारी ने हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया और अपनी रिवायती मऊ सीट से अपने बेटे अब्बास अंसारी को उतारा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के टिकट पर अब्बास अंसारी ने मऊ से कामयाबी हासिल की और अपने खानदान का दबदबा कायम रखा। काबिल जिक्र है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी शॉट गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके हैं बल्कि दुनिया भर में कई मेडल जीतकर देश का नाम भी वो रोशन कर चुके हैं। लेकिन अब्बास अंसारी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया। मुख्तार अंसारी की जिंदगी में जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी के जेल जाने की नौबत आई। इसके पीछे कई सियासी वाक़यात हैं। मुख्तार अंसारी की जिंदगी साल 2002 के एक वाक़े से बदल गई। उसी साल बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद राय ने अंसारी खानदान के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद असेंबली सीट छीन ली थी। कृष्णानंद राय एमएलए के तौर पर अपनी मियाद पूरी नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनका कत्ल कर दिया गया।
बीजेपी एमएलए एक प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। कृष्णानंद राय की बीवी अलका राय की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के बार बार पलट जाने से ये केस नतीजे पर ना पहुंच सका। गवाहों की कमी के बाद इस केस में मुख्तार अंसारी को राहत मिली और वो जेल से छूट गए। वो जेल से छूट तो गए, लेकिन पिछले 10 सालों से उनकी दुश्मनी एक ऐसे शख्स से चल रही थी जो आज यूपी का CM है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ। क्या आपको याद है योगी आदित्यनाथ के पार्लियामेंट में बहाए गए वो आंसू, जहां वो बेसाख्ता रो पड़े थे और ऐवान से गुजारिश की थी कि उनकी सिक्योरिटी के लिए, साथ ही उन्होंने सियासी दुश्मनी की भी बात कही थी। चलिए ये वीडियो देखिए, फिर आगे बताते हैं इस बारे में। Tell us. सर मुझे बोले don't be tell him listen. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। दरअसल योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के दरमियान साल 2005 में मऊ में हुए दंगों के दौरान दुश्मनी शुरू हुई। दंगों के दौरान खुली जीप में दंगों से मुतासरा इलाकों का मुख्तार अंसारी ने दौरा करते हुए जायजा लिया था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से MP हुआ करते थे। इसके 2 सालों बाद यानी 2008 दिसंबर में जब योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी को चैलेंज करके एक रैली से खिताब करने निकले, तो योगी के 40 गाड़ियों के काफिले पर अचानक हमला हुआ। हवाई फायरिंग होने लगी। योगी के गनर्स ने भी फायरिंग की और उस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। इस हमले में योगी आदित्यनाथ को दूसरी गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक फॉर्मर पुलिस अहदेदार शैलेंद्र सिंह ने बताया था कि योगी के काफिले पर बम फेंके गए थे। ये तो इत्तेफाक था कि योगी की गाड़ी बदल दी गई, नहीं तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ का बच पाना करीब करीब नामुमकिन था। बहरहाल यहीं से शुरू हुई ये खतरनाक दुश्मनी उस वक्त आखिरी मोड़ पर पहुंची जब योगी आदित्यनाथ यूपी के CM बने। सियासी माहिरीन का मानना है कि योगी के CM बनने के बाद उन्होंने चुन चुन कर अपने मुखालिफिन को निशाना बनाया। हैदराबाद के खदावर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अंसारी के अफराद खानदान के जहर दिए जाने के इल्ज़ाम का हवाला देते हुए कहा कि योगी सरकार ने कहा कि मुख्तार को सिक्योरिटी दी जाएगी। फैमिली का कहना है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मौत हुई है। उनके भाई और MP अफजाल अंसारी का कहना है कि जिस अस्पताल में मुख्तार को पहले बीमार पड़ने पर ले जाया गया, वहाँ इलाज के लिए मुतल्लिका डॉक्टर्स ही नहीं थे। इस दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हुए कत्ल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार कानून से हुकूमत नहीं कर रही है, बल्कि बंदूक के जरिए हुकूमत कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान। और उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और उनके बड़े भाई जो MP हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए
वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फ़ौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर अब तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशल कस्टडी में है, ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, उसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दी, जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। बहरहाल खद्दावर या बाहुबली लीडर अतीक अहमद हों या मुख्तार अंसारी हों या फिर बिहार के ऐसे सियासी खद्दावर लीडर शहाबुद्दीन हों, गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान रमज़ान के महीने में ही ये तीनों कायदीन इंतकाल कर गए। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती ने माजी में सियासी फायदे के लिए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का इस्तेमाल किया, तो वहीं बिहार में आरजेडी ने शहाबुद्दीन के लिए सियासी भरोसा किया। लेकिन यूपी के गाजीपुर में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय और प्रयागराज में बीएसपी के एमएलए राजूपाल के दिन दहाड़े कत्ल के मामले में नाम सामने आने के बाद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को मायावती की पार्टी बीएसपी और अखिलेश यादव की पार्टी एसपी की जानिब से सियासी पनाह नहीं मिल सके, और इसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। यूपी में योगी सरकार का आना उनके लिए बुरे दिन की शुरुआत हो गई। अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, तो वहीं मुख्तार अंसारी की भी जेल से सिर्फ नाश ही वापस आ सके। दूसरी जानिब बिहार के एक और कद्दावर मुस्लिम लीडर शहाबुद्दीन की बात करें तो उन्होंने नीतीश कुमार को मौका परस्त सीएम बताकर अपने लिए मुसीबत मोल ली, जिसके बाद उन्हें बिहार से तिहाड़ जेल भेज दिया गया और फिर शहाबुद्दीन वहां से कभी जिंदा वापस ही नहीं लौट सके। तो ये रहा गुज़िश्ता 3 से 4 सालों के दौरान रमज़ान के दौरान एक एक करके कत्ल कर दिए गए और इंतकाल कर गए कद्दावर मुस्लिम लीडरों का हाल। सियासी माहिरीन का ये भी मानना है कि इस लिस्ट में अगला नंबर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और कद्दावर मुस्लिम कायद आजम खान का हो सकता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए BPN चैनल।